हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं कुछ। तो वो न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा एक दो टॉपिक और कर लेते हैं हम खत्म, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस न्यूमेरिकल के बेस हैं एक तरीके से। जैसे गॉसियन सरफेस क्या होता है, और गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, समझे ना। कुलाम्स लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। हम ये टॉपिक एक बार कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था याद दिलाएं। तो गॉस लॉ था कि ऐसे करके फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ था, लास्ट क्लास का ही टॉपिक था, आपको याद है। हम अब उसको आज प्रूफ करके देखते हैं कि गॉस लॉ जो है ना वो काम कैसे करता है और वो होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं एक ऐसे करके एक रिंग कंसीडर कर लेता हूं, एक ये स्फीयर कंसीडर कर लेता हूं सॉरी। ये एक तरीके का स्फीयर है। इस स्फीयर पे मैं एक छोटा सा स्फीयर है पूरा, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ से मैं इस हिस्से को कट करके ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ। और इस स्फीयर के ऊपर ऐसे करके ये पूरा का पूरा एरिया, इसका अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा बेटा, डी एस, एरिया वेक्टर इधर जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर, ये चार्ज है, ये इसकी रेडियस है आर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि अगर ये ऐसे कोई करे कोई स्फीयर है और ये रेडियस ये चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है P इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ध्यान देंगे हमें गॉस थ्योरम की तरफ जाना है। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस। ठीक है, अब देखिए बेटा, फाई इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी भैया, तो इस पे ये बनेगी कि के आई मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये बनेगी, और ये रहा डी एस। ठीक है बेटा, अच्छा इतने छोटे से हिस्से पे फ्लक्स इतना बनेगा, इतने छोटे से हिस्से पे फ्लक्स इतना बनेगा। लेकिन बेटा मेरे को तो इस पूरे स्फीयर पे निकालना है ना, इसको मैंने जो स्फीयर कंसीडर किया है इस पूरे स्फीयर पे निकालना है। तो उसके लिए मेरे को इस डीएस को इसके ऐड करना पड़ेगा ना, इसके पूरे डीएस को ऐड करना पड़ेगा। डीएस क्या है, इसका सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं समझे। तो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया क्यू। और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा पूरे सरफेस का, जब मैं इंटीग्रेशन करने लग जाऊंगा, तो मेरे पास मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर चला गया, तो बेटा देखो फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल्स टू आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही तो गॉस थ्योरम था ना, यही तो गॉस लॉ था, यही तो गॉस लॉ था, समझे कि नहीं समझे। तो हमने गॉस लॉ का प्रूफ करके दिखा दिया कि गॉस लॉ कैसे बनता है। ओके बेटा, ठीक है, देख लो और नोट कर लो रोक के। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम नेक्स्ट समझते हैं गॉसियन सरफेस। ये भी बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे नेक्स्ट काफी सारी चीजों, काफी लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाला है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जी गॉसियन सरफेस समझते, देखिए बेटा गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। बेसिकली इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो कि किसी चार्ज बॉडी के अराउंड बनेगा। सरफेस फॉर्म्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी, फॉर्म्ड अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, जो कि एक चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ बनने वाला है। जैसे कि देखो, जैसे इसका यूज कराएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो, अब ये एक ऐसी चार्ज बॉडी हुई, इस पूरे पे चार्ज है, ऐसे करके पूरे पे चार्ज है। अब इसका कोई शेप और साइज तो है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एक ये समझा देता हूँ कि ये यूज ही क्यों किया जाता है। क्योंकि देखो, फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये फ्लक्स होता है। अब बेटा जैसे मैं इसके अक्रॉस फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगा ही निकलेगा। अब इसके अक्रॉस अगर मैं फ्लक्स निकालने लग जाऊं, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, लेकिन इसका एरिया क्या है, एरिया का तो हमें कुछ आइडिया है ही नहीं। तो गॉस ने ये तरीका हमको समझाया कि ना हम क्या करेंगे, जो कोई ऐसी इरेगुलर बॉडी होगी, देखो रेगुलर बॉडी अगर हुई, मान लो ऐसे करके एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हुआ ऐसे करके, तो इसके पास चार्ज है, तो मैंने इसके फ्लक्स निकालना है, तो फिर तो उसका बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी बना रहा है और इसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया सर जी कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी इरेगुलर बॉडी हुई, इरेगुलर बॉडी से हम कैसे फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो इसके लिए गॉस ने क्या हमको सजेस्ट किया कि सर ऐसा करेंगे,
हम इसके चारों तरफ ना एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस मान लेंगे जिस हाइपोथेटिकल सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और हम क्या करेंगे इसके अंदर उसी एरिया के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू दैट एरिया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू दैट एरिया विल गिव राइज द फ्लक्स। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू दैट एरिया, ये एरिया क्या बना देगा, ये फ्लक्स बना देगा। आई बात बेटा समझ में? तो फ्लक्स जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस इसलिए जरूरी है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। सर जी हाइपोथेटिकल सरफेस का मतलब होता है जो उस बॉडी के चारों तरफ ऐसा ही बन जाए जैसी वो बॉडी का शेप एंड साइज है, बट उसका जो वो हाइपोथेटिकल सरफेस होगा उसका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाई शेप और साइज निकल के आएगा, उसको हाइपोथेटिकल सरफेस कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये है गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं। हमें कूलम्ब्स लॉ तो पता ही है, हमें कूलम्ब्स लॉ तो पता ही है। सर जी कूलम्ब्स लॉ क्या था? कूलम्ब्स लॉ था F इज इक्वल्स टू, कूलम्ब्स लॉ था सर जी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इट वाज द कूलम्ब्स लॉ ना, वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या करेंगे हम, गॉस थ्योरम से। सर जी लिखा हुआ गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम याद करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इट वाज द गॉस थ्योरम। ठीक है जी, तो अब आओ कूलम्ब्स लॉ समझते। देखो बेटा, ये एक स्फेरिकल बॉडी है। अब ये 2D सरफेस है तो ऐसा ही बनेगा बेटा स्फेरिकल बॉडी, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, और अब देखिए यहाँ से चार्ज से ऐसे करके ये कुछ मैं क्या करता वैसा ही जैसे पहले लिया था थोड़ी देर पहले। यहाँ से मैंने एक छोटा सा एरिया ds कंसीडर कर लिया, उसका एरिया वेक्टर जो होगा बेटा उसी तरफ होगा। ये रहा चार्ज और ये रही रेडियस, ये रहा चार्ज और ये रही रेडियस। देखो बेटा फिर वही कहूंगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा हो गया E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन में R स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब देखिए हमें क्या है पता है, हमें पता है फ्लक्स के बारे में। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, हम जानते हैं ये चीज है ना बेटा, ये चीज हम जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं इस चीज को। अब यहां से अगर मैं अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है। तो देखिए यहां से F बाय Q, ये आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये आ गया ds एरिया वेक्टर, ये आ गया फ्लक्स आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फ्लक्स। तो बेटा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स हो गया ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू F बाय Q इंटू में ds एरिया। सर जी ds एरिया छोटा एरिया था, लेकिन ये चार्ज तो फ्लक्स तब पे बनाएगा ना, अरे भैया फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इस छोटे छोटे एरिया को लेके चल के फिर मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर, है ना भाई, ऐसे करके। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये Q यहाँ जंप करके जाएगा, तो ये देखिए ये चार्ज है इसका फ्लक्स का, तो ये हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू F इंटू में ds बोले तो बेटा एरिया, है ना बेटा। तो अब देखिए एरिया, अब अगर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, इस थोड़ा कम है बेटा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं आगे, इस वाले टर्म को याद रखना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू F ds। अब देखिए तो जो ds था इसको मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब मैं ds का इंटीग्रेशन करूंगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में R स्क्वायर कहाँ गया, Q अपॉन में ये रहा एप्सिलॉन नॉट आ गया R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर तो यही छोड़ दिया हमने। तो बेटा यही तो कूलम्ब्स लॉ था ना, वहां पर कूलम्ब्स लॉ में Q1 और Q2 कह रहे थे हम इसको, Q1 Q2, तो यहाँ भी तो दो चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ किसके, गॉस थ्योरम। सर जी गॉस थ्योरम कहाँ यूज करा, ये करा तो सही गॉस थ्योरम यूज, क्योंकि फ्लक्स जो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये रहा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा फोर्स बाय चार्ज, तो इसको यहाँ भेज दिया, तो फ्लक्स गॉस थ्योरम यूज तो हुआ ना हमें कूलम्ब्स लॉ पे ले जाने के लिए। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बेटा।
तो हमने क्या कर दिया, हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हम बेटा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया गॉस लॉ प्रूफ कर दिया। गॉस लॉ क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका हमने प्रूफ कर दिया। हमने समझा दिया आपको, कूलम्ब्स लॉ प्रूफ कर दिया, हमने आपको ये सारी चीज करा दी। अब बेटा अब हम लेके चलते कुछ आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल अब आप कर पाएंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब ये रहा सर जी स्फीयर रहा, और एक ऐसे करके यहाँ मैंने एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल रख दिया। यू वी नो अबाउट डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, लास्ट क्लास में समझा हुआ है बेटा। इसकी फील्ड लाइन जाएंगी बाहर की ओर, इसकी फील्ड लाइन जाएंगी बाहर की ओर, और इससे फील्ड लाइन आएंगी अंदर की ओर। ऐसे चलता है सिस्टम, है ना बेटा। अब इससे टोटल फ्लक्स कितना बना, तो फ्लक्स कितना बना, फ्लक्स हमने पढ़ रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, है ना, पासिंग थ्रू एरिया। तो बेटा कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गई, सर जी 2 गई। अरे 2 आई भी तो सही ना, तो ये जो 2 गई हैं और 2 आई हैं, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ गई ही नहीं है एक तरीके से। तो कितना फ्लक्स बना सर जी, 0 बटा सन्नाटा। कितना फ्लक्स बना, 0 फ्लक्स बना। आई बात समझ में, क्योंकि उससे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से कोई गई नहीं है। अगर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा, तो आने वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव फ्लक्स बनेगा। और फ्लक्स जो होता है, अगर ये बनाएगा पॉजिटिव फाई बनाएगा, तो बनाएगा नेगेटिव फाई, और फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपको 0, मतलब कि 0 फ्लक्स हमें मिलने वाला है। ठीक है जी, अब आगे चलते थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक क्यूब ले लेते हैं हम उस क्यूब के, एक क्यूब बना लेता हूं मैं, ऐसे करके ये क्यूब हो गया। एक चार्ज क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसे करके यहां पर कहीं पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है जी, रखे रहने दो। प्लेस द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स, क्या फ्लक्स होगा विद ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब। कितने फेज है इसमें बेटा, 6 फेज होते हैं क्यूब में, 1 2 3 4, 4 तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, जो कि क्यूब होता है, एक बाहर एक अंदर। तो डाइस जैसे वो होता है खेलने वाला होता है ना वो, तो 6 फेसेस होते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स लिंक ऑल द फेसेस, सब फेस के साथ इसका फ्लक्स कितना है, मतलब टोटल फ्लक्स इसका कितना है। सर जी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा जो चार्ज है एक क्लोज्ड बॉडी में ही तो आ गया, क्लोज्ड बॉडी में, और फ्लक्स अलोंग अ क्लोज सरफेस क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता था। अरे भाई दिमाग लगाओ ना, फ्लक्स अक्रॉस क्लोज सरफेस क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता था। तो चार्ज अगर सेंटर पे रखा है तो सभी 6 फेसेस पे कितना फ्लक्स होगा, जस्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा। आसान। सर जी ऐसा, हाँ रुक जाओ, दूसरे वाला दिखाता हूं, दूसरे वाले में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दूसरे वाले में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अगला कह रहा है कि विद ईच फेस ऑफ क्यूब, मतलब कि इसके एक फेस पे क्या फ्लक्स होगा, किसी भी एक फेस पे क्या फ्लक्स होगा। तो देखो बेटा, जब चार्ज बीच में रखा तो सभी फेसेस पे कितना फ्लक्स है, टोटल मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब उसके एक फेस पे पूछा आ रहा है, तो इसका मतलब एक फेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस, तो देखो फाई इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू क्या होगा 1/6, आई मीन क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सर जी जो टोटल फ्लक्स था वो 6 फेसेस से बन रहा था, तो उसके एक फेस में कितना जाएगा 1/6, आई मीन क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, उसका छठा भाग, इसका छठा हिस्सा ही तो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा, देख लो नोट कर लो। नेक्स्ट समझते हैं, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए एंड बी। मतलब यही लिख देता बेटा इसको, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होता, जैसे यहां पर अगर सेंटर पे नहीं होता, तो ए और बी का क्या आंसर होता। ए फ्लक्स विद ऑल द फेसेस, ये जो फ्लक्स विद ऑल द फेसेस लिखा हुआ है ना, इसका क्या आंसर होता, दिमाग लगाओ। अब ये चार्ज यहां ना होकर चार्ज यहां हो जाता, चार्ज या तो यहां चला आता, कहीं भी किसी एक तरफ चला आता, किसी एक तरफ चला आता, तो फ्लक्स, अरे सर जी तो पूरे फ्लक्स पे क्या ही फर्क पड़ता, पूरे फ्लक्स से फिर भी तो फर्क थोड़ी पड़ता, इधर जाता इधर जाता इधर जाता इधर जाता, पूरे से इलेक्ट्रिकल फील्ड लग जाती। तो अगर चार्ज, सी वाले का आंसर, इफ चार्ज एट चार्ज इज नॉट सेंटर, इज नॉट इन सेंटर, नॉट इन सेंटर, तो जो ए का आंसर था
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब टोटल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कोई कहे एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा, उसमें चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब ये पूरा ये जो चार्ज है यहां पर रखा था, तो पूरे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। अच्छा, ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा किसी एक फेस के पास, तो भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे निकालेगा, ठीक है जी। लेकिन किसी एक फेस के अगर वो पास होगा तो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की संभावना है ना। ओवरऑल तो पूरा पूरे का देखूंगा तो सेम आ जाएगा, लेकिन जब किसी एक फेस का देखूंगा तो उससे तो ज्यादा निकालेगा ना फील्ड, समझे ना। तो कहेंगे इफ चार्ज इज नॉट इन सेंटर देन ए आंसर, मतलब ए सेक्शन सेम रहेगा, ए जो होगा सेम रहेगा, और बी में चेंजेस आएंगे। बी में चेंजेस आएंगे जब वो किसी एक के कॉर्नर पर रख दिया जाएगा, तो जो किसी एक फेस से अगर पूछा जाए तो उसका फ्लक्स बदल सकता है, लेकिन अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमीस्फीयर। अब ऐसे करके तीन हेमीस्फीयर बना रखे हैं, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तीन हेमीस्फीयर बना रखे हैं, तो अगर तीन हेमीस्फीयर बना रखे हैं तो बताइए तीनों केस में फ्लक्स कितना होगा, तीनों केसेस में फ्लक्स कितना होगा। तो सर जी फ्लक्स गॉस थ्योरम मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मतलब हमने पढ़ रखा है क्या होता है कि चार्ज एंक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस, चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस। तो पहले वाले अगर केस को देखे, पहले वाला केस चार्ज ऐसे करके सरफेस से बाहर है, यहां पर चार्ज है, जब सरफेस से बाहर तो फ्लक्स कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही था कि कितना चार्ज सरफेस के अंदर है, कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, पहले में कुछ नहीं बनेगा। दूसरे में चार्ज अब की बार सरफेस के अंदर है, चार्ज अब की बार सरफेस के ऐसे अंदर है, यस, यहां पर फ्लक्स समथिंग बनेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां बनेगा। थर्ड वाले में अब की बार चार्ज पार्शियली अंदर और पार्शियली बाहर है, बट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं कि अगर पार्शियली अंदर होगा तो पार्शियली बाहर होगा तो क्या होगा, वी कैन से जीरो ऑल्सो। कि हमने तो ये पढ़ रखा है कि चार्ज को क्या होना चाहिए, कंप्लीटली अंदर होना चाहिए, तभी फ्लक्स बन पाएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। ओके, नेक्स्ट, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 6 आयोटा 3 जेओटा 4 के ओटा, 6 आयोटा प्लस 3 जेओटा प्लस 4 के ओटा, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है बेटा, फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया इतना दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। वाई जेड प्लेन में, कहाँ रखा है ये, वाई जेड प्लेन में। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो बताइए फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा। बेटा इसे थोड़ा ध्यान देंगे, ये होता है, इसका मतलब होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे ये मैं तीन कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके, इसको एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ, इसको जेड कह देता हूँ। एक्स के अक्रॉस कितनी फील्ड जा रही है, 6, तो ये हो गई एक्स के अक्रॉस 6, है ना, 6 आयोटा अलॉक एक्स। वाई के अक्रॉस कितनी आ रही है, वाई के सॉरी ये तो वाई हो गई ना, सॉरी बेटा, एक्स तो नीचे वाली एक्सिस थी, एक्स के अक्रॉस कितनी आ रही है, 6, तो ये बेटा एक्स हो गई, 6 आयोटा हो गई एक्स, है ना। वाई के अक्रॉस कितनी आ रही है, 3, तो वाई के अक्रॉस हो गई 3, तो इस तरफ जो जा रही है वो 3 जेओटा हो गई। और जेड के, बेटा जेड जो प्लेन होगा ना, जेड प्लेन ऐसे बाहर की ओर आ रहा होगा, जेड प्लेन ऐसे आपकी तरफ बाहर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, अब जेड के अक्रॉस कितनी आ रही है, जेड के अक्रॉस जा रही है 4, अब इस तरफ जा रही है 4, और हमारा जो प्लेन रखा हुआ है वो 20 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, कहाँ रखा हुआ, वाई जेड में। अब ये थोड़ा समझने वाला है, वाई जेड, वाई ये रहा और जेड ये रहा, सोचिए 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 सोचिए, वाई ये रहा, मैं एक प्लेन ले लेता हूं, देखिए ऐसे करके ये एक प्लेन है जिसका एरिया समथिंग है, इसको रखा है वाई जेड प्लेन में। देखो बेटा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, ऐसे इस तरह, इसको बेटा ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे करके ऐसे रखा हुआ, कैसे, ऐसे इस तरीके से रखा हुआ, ऐसे वाई ये रहा, जेड ये रहा, समझो बेटा, ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे रखा हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ऐसे करके। ठीक है बेटा, अब टोटल फ्लक्स, अब थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो हमको एक क्लियर होगा कि जैसे अगर ऐसे रखा हुआ तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा। इसीलिए लास्ट क्लास में एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट समझाया था, ये वाई जेड प्लेन में, वाई और ये जेड, तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा, इस तरफ बनेगा, उस तरफ,
ये इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, एक्स की तरफ होगा एरिया वेक्टर, समझो समझो, एक्स की तरफ एरिया वेक्टर होगा कि नहीं होगा इसका, यहाँ से इसका एरिया, अरे भैया यही तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे एक्स की तरफ। अच्छा, अगर एक्स की तरफ इसका एरिया वेक्टर, देखो मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स की तरफ होगा। अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई में जा रही है ऐसे करके, तो फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस, कॉन्सेप्ट होता है ई डी एस कॉस थीटा, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर तो इसका एक्स में है, और 3y, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड y में जा रही है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है ऊपर, एरिया वेक्टर इसका इधर है, तो देखो कितना हो गया 90 डिग्री हुआ एंगल। तो यहाँ हो गया y, जब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना फ्लक्स बना रहा है, ई डी एस कॉस 90, ये थीटा 90 बना रहा है वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। अब जेड के अक्रॉस फ्लक्स देख लेते हैं, देखिए एरिया वेक्टर्स का कहाँ है, एरिया वेक्टर्स का इस तरफ है, एरिया वेक्टर्स का राइट वर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसकी इधर, जेड एक्सिस के लॉन्ग इधर माना हुआ ना, एक्स ये माना, वाई ये माना, जेड इधर माना ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो अगर मैं कहूंगा फ्लक्स अलोंग जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड एक्सिस है, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है बेटा, वो एक्स में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, एरिया वेक्टर किधर है, एक्स में। मैं इसे दोबारा रफ कर देता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ, देखो फ्लक्स अगर जेड में देख रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट होता है ई डी एस, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जेड में जा रही है, और एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, वो एक्स में जा रहा है, कॉस थीटा। एक्स और जेड में एंगल क्या बनेगा, एक्स और जेड में एंगल क्या, ये जेड और ये एक्स, 90 डिग्री बना। तो ये हो गया आपका फ्लक्स अलोंग जेड एक्सिस, हो गया ई जेड ए जेड कॉस 90 डिग्री, क्या हो गया बेटा आंसर, 0 हो गया। तो जेड के अक्रॉस फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं फ्लक्स अक्रॉस एक्स एक्सिस, ये क्या फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कॉस, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है, एक्स की तरफ है ना, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी एक्स की तरफ। थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा बन रहा है 0 डिग्री। तो ये हो गया बेटा ई एक्स, मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी, 60 है, 6 है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और एरिया वेक्टर कितना 20, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया बेटा 120, कितना आंसर आ गया 120। एक्स के अक्रॉस फ्लक्स 120 बन रहा है, वाई के अक्रॉस क्या बन रहा है 0, जेड के अक्रॉस क्या बन रहा है 0। जब मैं जोड़ने लग जाऊंगा तीनों के अक्रॉस फ्लक्स, फ्लक्स अक्रॉस 3, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बेटा फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो दैट इज विल 120। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आप आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलेंडर, एक सिलेंडर है जो कि रखा हुआ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है, आ सिलेंडर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक सिलेंडर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है ऐसे करके, पैरेलल टू फील्ड, शो दैट टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर 0, मतलब आंसर, एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है ऐसे करके एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके, अब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शो करें कि जो टोटल फ्लक्स होगा क्या होगा, 0 होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0 होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये सरफेस का लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो इसका एरिया वेक्टर भागेगा इस तरफ, ये हो गया एरिया वेक्टर, है ना, ds एरिया वेक्टर। और मैं बात करता हूँ पहले फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट निकाल लेता हूँ, कॉन्सेप्ट होता है ई डी एस कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरफ जा रही है, एक्स की ओर जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। डी एस एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है माइनस एक्स में, एक्स में जा रहा है लेकिन माइनस, थीटा कितना उनके बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा कितना होगा 180, तो कॉस 180 ये हो गया। कॉस 180 कितना सर जी, कॉस 180 होता है माइनस, कॉस 180 तो नेगेटिव होता है, तो माइनस ई ए, क्या आ गया, लेफ्ट में फ्लक्स कितना आ गया बेटा, माइनस ई ए, ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब राइट वाले फेस की बात करते हैं, फ्लक्स अक्रॉस राइट, फ्लक्स अक्रॉस राइट, तो वही ई डी एस कॉस थीटा, तो राइट के अलोंग एरिया वेक्टर क्या होगा, राइट के अलोंग ये हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और एरिया वेक्टर भी इसी के साथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये रही देखो, और एरिया वेक्टर इसका ये रहा, दोनों साथ साथ ही हैं,
का एरिया वेक्टर कॉस थीटा कितना होगा आपके बार 0 डिग्री। तो क्या हो गया जस्ट ई इंटू में ए, क्या हो गया बेटा जस्ट ई इंटू में ए, ये हो गया फ्लक्स अक्रॉस राइट, राइट में फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू एरिया हो गया। ठीक है सर जी। अब देखो इसका कर्व सरफेस, ये है कर्व सरफेस, ये है पूरा का पूरा कर्व सरफेस। ये देखो अरे भाई सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके तो गोल गोल सिलेंडर होता है। तो इस कर्व सरफेस पे देखते हैं, देखो कर्व सरफेस में एरिया वेक्टर बनाने लगे तो एरिया वेक्टर इसका भागा ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर भागा, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर भागा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका इधर भागा। तो फ्लक्स अक्रॉस कर्व सरफेस, ऐसे लिखता हूं फ्लक्स अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर, और ये हो गया cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, थीटा 90, कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, यही लिख देता हूं फ्लक्स टोटल क्या आएगा, फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट प्लस फ्लक्स अक्रॉस राइट प्लस फ्लक्स अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। अब लेफ्ट के अक्रॉस फ्लक्स कितना माइनस ई ए आया, राइट के अक्रॉस कितना है जस्ट प्लस ई ए, और ये 0, तो इससे तो ये चला गया, क्या आंसर आया बेटा आपका 0। टोटल फ्लक्स क्या आया आपका 0 आया। समझे कि नहीं समझे? ये जाएगा टोटल फ्लक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि टोटल फ्लक्स क्या होता है 0 होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है 0 होता है, यही तो प्रूफ करना था। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज 0। आई बात समझ में? नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां से लेकर यहां मैंने एक क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जा रही है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स की पावर 1/2, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं जा रही। ए की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां हैं उनकी वैल्यू 0.1, ये है 0.1 0.1, ये और ये दूरी 0.1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1, मतलब कि ये बेसिकली एक साइड की दूरी इसकी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताओ और चार्ज बताओ, कितना चार्ज इसके अंदर। देखो बेटा अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स से जा रही है यहाँ से, मतलब अल्फा एक्स, तो ध्यान दूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया अल्फा एक्स की पावर 1/2, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अच्छा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, मैं अगर थोड़ा और ध्यान दूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 800, 800 एक्स क्या हो जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड पहुंचा। क्योंकि मेरे को पहले देखो, पहले तो मुझे इस साइड के अक्रॉस फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से होते हुए गई, फिर राइट साइड के अक्रॉस फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सर जी ऊपर और नीचे क्यों नहीं निकाल रहे? तो क्योंकि सर जी ऊपर और नीचे जो फ्लक्स होगा ना वो 0 आएगा। क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि सर जी इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी, तो 90 का एंगल बना रहा है, ये 0 बन जाएगा। इसका एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी, 90 एंगल बना रहा है, 0 हो जाएगा। तो मतलब दोनों पोर्शन में तो फ्लक्स 0, बट लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन बचा। अगर मैं निकालूंगा फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट पोर्शन, मतलब फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट, लेफ्ट रीजन के अक्रॉस फ्लक्स निकालूंगा फाई एल, तो बेटा क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर इनटू में कॉस थीटा, मतलब इस वाले के अक्रॉस निकालता हूं। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा हुआ साफ साफ, ये लिखा हुआ ना एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बेटा इस केस के अंदर थीटा क्या बना, थीटा बना 180 डिग्री, थीटा क्या बना बेटा 180, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस के अक्रॉस जा रही है, ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड है कितनी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी है, मतलब इतनी है 800 और 0.1 की पावर 1/2 cos 180 डिग्री। सर जी ये 0.1 क्यों आया? क्योंकि देखो बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड अल्फा एक्स की पावर 1/2, और यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड गई है यहां तक जो गई है इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो यहां से यहां तक की एक्स मतलब एक्स एक्सिस में जा रही है, और यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू क्या है ए है, और ए की वैल्यू क्या है 0.1 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी, उसकी वैल्यू रख के आएगी 0.1 वैल्यू रख के आएगी। तो बेटा फ्लक्स लेफ्ट के अक्रॉस तो ये हो गया, ठीक है जी। सर जी राइट के अक्रॉस बता दो, आओ राइट के अक्रॉस बताए थे फ्लक्स, फ्लक्स अक्रॉस राइट फेज, राइट फेज मतलब इस वाले फेज में। सर जी इस वाले फेज ऑफ फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर इनटू में cos थीटा। ठीक है सर जी पहले इसका एरिया वेक्टर निकाल लेते, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ गया, इसका एरिया वेक्टर ये गया एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक्स एक्सिस में इसी ओर भाग रही है, तो दोनों में एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है जी। तो cos 0, लेकिन सर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या है, राइट फेज पे आते आते इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जब राइट फेज पे आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अल्फा एक्स की पावर 1/2, और एक्स क्या है ए ही तो है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही तो होगी, अरे भैया ये दूरी ही तो होगी, मतलब 2a हो जाएगा ना, a प्लस ए 2a हो जाएगा।
तो एक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी, अल्फा 2a की पावर 1/2, और एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर ही रहेगा, आई मीन ds ही रहेगा, और कॉस बन जाएगा 0 डिग्री। दोबारा दोबारा दोबारा, यहां से लेकर यहां तक जाएगा ना, यहां से लेकर यहां तक जाएगा, यहां तक। तो जब यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए यहां से यहां तक, ए यहां से यहां तक, तो ये हो गया कितना हो गया, 2a हो गया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया ये, और ds क्या होता है, एरिया होता है। सर जी एरिया क्या है, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या होता है, अच्छा यहाँ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, क्यूब का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर। एरिया क्या होगा इसका, एरिया हो गया इसका ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अगर मैं इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो ए स्क्वायर ही तो होगा, तो इसका एरिया आ गया पूरा का पूरा। लेफ्ट का फ्लक्स और राइट के फ्लक्स में क्या आ जाएगा, यही अल्फा की वैल्यू 800, अल्फा दैट इज 2a की पावर 1/2, और ये हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया cos 0 मतलब कि ये 1 हो गया, cos 0 मतलब कि ये 1 हो गया, तो फ्लक्स अक्रॉस राइट आ गया ये। अब क्या है बेटा, इन दोनों को जोड़ डालो, इन दोनों को जोड़ डालो। अच्छा ये cos 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री घट जाएगा अपने आप ही, फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट, ये माइनस जाएगा, -800 0.1 का स्क्वायर आई मीन 1/2, और ये जाएगा आपका a का स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स लेफ्ट के अक्रॉस, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि cos 0 1 होता है प्लस का, तो प्लस में रहेगा। तो जब मैं नेट फ्लक्स जोड़ने जाऊंगा तो क्या होगा, घट जाएगा, अपने आप ही घट जाएगा, समझे। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं रेफ कर देता हूँ इसको। ओके देखो बेटा, अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब मैं टोटल फ्लक्स निकालने जाऊंगा तो इसमें क्या करेंगे, जो राइट वाला फ्लक्स है उससे माइनस कर देंगे लेफ्ट वाला फ्लक्स। सर जी राइट वाले फ्लक्स से क्या करेंगे, लेफ्ट वाला फ्लक्स माइनस करेंगे, तो राइट वाला फ्लक्स कितना है बेटा, 800 इंटू में 2, बेटा अगर इसको थोड़ा ध्यान दूं, 2a की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ √2 की a की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये इसको लिखता हूँ a की स्क्वायर माइनस लेफ्ट वाला फ्लक्स कितना बेटा, लेफ्ट वाला फ्लक्स 800 है, 800 है। देखो मैं तो प्लस करने जाऊंगा, मैं तो प्लस करने जाऊंगा, लेकिन ये माइनस अपने आप हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये मत सोचना कि इसको यहाँ पर रख दिया तो जैसे यहाँ रख दिया तो बच्चे सोचे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे भाई मैं तो प्लस करने जाऊंगा ना सिंपली, लेकिन क्योंकि बीच में माइनस है तो अपने आप माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे बेटा। तो इसमें वो मत करना कि सर ने माइनस ने प्लस नहीं किया। ओके ये हो गया 800। अच्छा 0.1 जो था ये कितना था, ये a ही तो था, इसको a ही लिख लेता हूँ, a की पावर 1/2, ये हमारे लिए ही सिंपल रहेगा, और a की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा ध्यान दो, इधर से ध्यान दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a की पावर 2 और a की पावर हाफ, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 2 और 0.5 दैट इज 2.5 हो जाएगा ना, 2.5 हो जाएगा ना, और 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये बेटा ये हो जाएगा 800, देखो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 800 कॉमन आ जाएगा, a की पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी वही है और यहाँ भी, यहाँ पर भी सेम ही है ना, a की पावर आधा, a की पावर 2, 2.5 हो जाएगा। अच्छा अंदर क्या बचेगा, फिर इसके अंदर बचेगा √2 माइनस में क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म तो बाहर चली गई है। अब सर जी देखो 800 और ए शुरू में ए हमें 0.1 हमें पता ही था, इसकी पावर 5/2, √2 की वैल्यू 1.4 माइनस में 1, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 800 0.1 को अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा की पावर 5/2 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 0.1 की पावर 5/2, तो इसका मतलब मैं इसको रख सकता हूँ 0.1 की पावर 1/2 की पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई बोलो, और ये 0.4 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे चलता हूँ, तो टोटल फ्लक्स कितना फ्लक्स हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, और देखो इसकी पावर 5 हो ही गया। अच्छा √0.1 का अगर इसको करूँ तो 0.1 ये हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगा ऐसे करके ये, और 0.4 ये चल ही रहा है, ये बेटा बहुत छोटा होने वाला है इसका आंसर। अगर इसको फिर सॉल्व करूंगा उसकी पावर 5 का 0.1 का स्क्वायर कितना है, 0.1 ही रहेगा, तो इसको अगर 5 बार सॉल्व करूंगा तो लगभग आ जाएगा 800 इंटू में 0.1 2 3 4 5 ये आ जाएगा, और ये 0.4 आ जाएगा। अब बेटा इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया टोटल फ्लक्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लगभग 1.01 के करीब ही आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम करके ऐसे करके आएगा, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद आपका यही आएगा आंसर, समझे बेटा। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया।
अच्छा, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देख लेंगे इसको, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इसको। इसका नेक्स्ट होगा टोटल चार्ज विद इन क्यूब, क्यूब के अंदर टोटल चार्ज। तो देखो बेटा टोटल फ्लक्स आ गया निकल के इतना, नाउ टोटल चार्ज निकालना है। तो सेकंड पार्ट, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई क्या है बेटा, फाई फाई टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ये रहा दैट इज 1.01 और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 8.85 न्यू 10 की पावर -12। तो बेटा ये करके कुछ आंसर आपका आ जाएगा। इस आंसर को आप कुछ ऐसे देख लेंगे ऐसे करके, तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा 10 की पावर -12 करके, ये आ जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है बेटा, देख लो फटाफट फिर नोट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, तो 5 चार्जेस लम्प्स ऐसे करके 5 चार्जेस हैं, मैं इसको बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ऐसे करके ऐसे करके कुछ 5 चार्जेस दे रखे हैं ऐसे करके। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और ये है Q1 चार्ज है ऐसे करके, यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज है ऐसे करके, और यहीं कहीं Q3 चार्ज है और वो भी माइनस का है। ये Q1 जो है ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये जो है ये Q3 जो है ये भी आपका माइनस का है। समझे बेटा, ये 3 तरीके के चार्ज हैं, और Q4 और Q5 जो है वो बाहर है, Q4 और Q5 जो है Q5 वो बाहर है। समझे ऐसे करके। अब सारी वैल्यू दे रखी है इसमें, Q2 Q ये इतना इतना है, मतलब Q2 कितना है, Q5 कितना है, -5.9 नैनो कुलाम है। ठीक है बेटा, Q3 कितना है, -3.1 नैनो कुलाम है। ठीक है बेटा ओके, और Q1 और Q4 भी दे रखा है, Q1 और Q4 भी दे रखा है। Q1 इज इक्वल्स टू Q4 इज इक्वल्स टू 3.1 नैनो कुलाम रखा, वो भी प्लस का। ठीक है बेटा, ये रखा है। तो अब निकालना व्हाट इज नेट फ्लक्स, व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस के अक्रॉस। ये तो कॉइन है ये बेटा, ये कॉइन है, इस सरफेस पूरे सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान दूं तो Q4 और Q5 तो सरफेस से बाहर है, तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेंगे ही नहीं, ये तो भूल जाओ। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये सिक्का न्यूट्रल है, ये कॉइन जो है ये न्यूट्रल है, तो ये भी फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन देगा नहीं। अच्छा पूरी सरफेस क्लोज है, पूरी की पूरी सरफेस डायग्राम देखेंगे तो पूरा का पूरा सरफेस क्लोज है, तो पूरा पूरा सरफेस क्लोज है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सर जी एक काम करो, चार्ज देख लो, चार्ज देखा तो Q1 जो है वो प्लस का है, और Q2 जो है वो माइनस का है, और Q3 भी जो है माइनस का है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सर जी इनकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दे रखी Q1 Q2, Q1 की वैल्यू देखो ये दे रखी 3.1, तो Q1 हो गया 3.1 नैनो कुलाम हो गया। Q2 कहाँ गया, Q2 ये रहा Q2 -5.9, मतलब कि -5.9 नैनो कुलाम हो गया है। अच्छा Q3 कहाँ गया, -3.1, माइनस का 3.1 नैनो कुलाम हो गया। समझे, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, प्लस से माइनस मर जाएगा ये, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा -5.9 नैनो कुलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, इतना फ्लक्स जनरेट, इतना फ्लक्स ये बना रहा होगा। नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 स्फेयर हैं। इसमें बेटा एक क्वेश्चन नहीं हो सकता जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अभी आपको बताया नहीं है, वो नहीं हो पाएगा, बाकी हो जाएगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ये। अब ऐसे करके एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसे करके कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। कोसेंट्रिक का मतलब होता है इनका बेटा जिनके सेंटर्स एक पे ही लाई करते हैं, ये एक हो गया ना सेंटर, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये हो गया ये, और ये हो गया ये S1 स्फेयर S2 स्फेयर। टू होलो कोसेंट्रिक स्फेयर Q एंड 2Q, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज 2Q है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, यही क्वेश्चन हो पाएगा। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 अपॉन में φ2, φ1 बोले तो फ्लक्स, फ्लक्स अक्रॉस S1, φ2 बोले तो फ्लक्स अक्रॉस S2। ठीक है बेटा, तो अब हम S1 के अक्रॉस फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स φ1 S1 के अक्रॉस, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमें पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा जो S1 स्फीयर है उसमें कितना चार्ज है, उसमें Q चार्ज है, तो फ्लक्स क्या होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
ये हो गया S1 स्फीयर के अक्रॉस फ्लक्स, इसके अक्रॉस फ्लक्स हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड स्फीयर ये रहा, सेकंड स्फीयर बाहर वाला है, सेकंड स्फीयर बाहर वाला, तो सेकंड के अक्रॉस फ्लक्स देख लेते हैं, फ्लक्स अक्रॉस सेकंड जो कि S2 स्फीयर है, जो कि S2 स्फीयर है। ठीक है बेटा, ये तो फ्लक्स अक्रॉस सेकंड इज इक्वल्स टू, फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q चार्ज कितना हो गया बेटा, S2 स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना हो गया, Q और 2Q। सर जी Q अंदर वाला क्यों ले लिया, अरे भैया वो S2 के अंदर ही तो है, तो उसको भी तो लिया जाएगा ना, उसको कैसे छोड़ देंगे। तो टोटल चार्ज हो गया 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सेकंड के अक्रॉस फ्लक्स। अब क्वेश्चन था हमारा रेशियो निकालना है, तो अगर हमको रेशियो ही निकालना है तो यहाँ निकाल लेते हैं, फाई वन अपॉन में फाई टू, फाई वन कितना आ गया, फाई वन आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये होगा 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, Q से Q चला गया, फाई वन इज टू, फाई टू इज टू, 1:3 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, 1:3 आ गया। देख लो बेटा फटाफट, ठीक है बेटा, ओके नोट कर लो बेटा फटाफट, देख लो नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला अगला, तो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गए इसके, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो गए, जितने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर रखे थे। इस टॉपिक पे बेटा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो कि लिंक के अंदर बार बार दी आती है पीडीएफ, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपसे और आपको और हेल्प मिलने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बच्चों।